गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीएस फैकल्टी अवधेश कुमार। हम लोग आज पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले संवैधानिक विकास का अध्ययन करना है। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा संविधान है, इसका निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, लेकिन कैबिनेट मिशन से पहले भी कुछ एक्ट, चार्टर एक्ट, अधिनियम आए, जिसके माध्यम से धीरे धीरे भारत के संवैधानिक विकास हुआ। अब संवैधानिक विकास को समझने के लिए हमें कुछ और चीजें भी समझना होगा। जैसे कहा जाता है, आज की राजनीति कल का इतिहास। आज की राजनीति कल का इतिहास है। इसमें हमें दो चीजें ध्यान देना है। जो वर्तमान में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चीजें हो रही हैं, वो आने वाले दिनों के लिए इतिहास है। तो हमें यह समझने से पहले, भारत का संवैधानिक विकास समझने से पहले, इतिहास के कुछ तथ्यों पर जो है कि हमें ध्यान देना होगा। कुछ तथ्यों पर ध्यान देने के साथ ही हमें भारत में यूरोपियों के आगमन का क्रम देखना है। भारत में यूरोपीय क्यों आए, उनको आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जैसे आप लोगों को जानकारी है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया। क्या रियल में वास्को डिगामा ने भारत की खोज किया? नहीं। वास्को डिगामा ने जल मार्ग से भारत आने के मार्ग की खोज की है। भारत में व्यापार बड़े लंबे समय से चल रहा था। जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, भारत की ट्रेडिंग मेसोपोटामिया वगैरह से होती थी। फिर क्या हुआ कि वास्को डिगामा को भारत की खोज करनी पड़ी। इसका कारण यह है कि अरब कंट्रीज ने भारत आने वाले व्यापारिक मार्गों पर अधिकार कर लिया, और जिससे यूरोपियों को भारत पहुंचने में समस्याएं आ रही थी। और इस समस्या के निराकरण के लिए स्पेन और पुर्तगाल के शासकों ने नए नए मार्गों की खोज करने के लिए नाविकों को प्रोत्साहित किया, जिसमें एक बड़े चर्चित पुर्तगाल के शासक हैं हेनरी द नेविगेटर। हेनरी नेविगेटर और इमैनुअल कांट, ये ऐसे शासक हुए हैं जो जलमार्गों की खोज को प्रेरित किया है। अब इसी क्रम में यह है कि 1487 में 1487 में बार्थोलोम्यू डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोम्यू डियास ने। केप ऑफ गुड होप कहां है? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु है। और इसी क्रम में 1492 में कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला। भटकते हुए
ये एक नए स्थान पर पहुंचा, लेकिन कोलंबस को इस बात की खुशी थी कि वह भारत पहुंचा और वहां के रहने वाले लोगों को इंडियन कहा। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, क्योंकि कोलंबस ने ही सबसे पहले इन लोगों को इंडियन कहा। लेकिन जब कोलंबस वापस आया, अपने देश पहुंचा, तो लोगों ने इससे जब चर्चा किया कि भारत में क्या चल रहा है, तो भारत के बारे में जब उसने अपने विचार व्यक्त किए, चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू किया, तो जिन फैक्ट के बारे में वो बता रहा था, फैक्ट आपस में तालमेल ना होने के कारण लोगों ने कहा नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये पहुंचा नहीं है। तभी एक नाविक अमेरिगो ने कोलंबस से कहा कि आप जहां पर गए थे वहीं पर हमको भी ले चलिए। कोलंबस अमेरिगो को उसी नए स्थान पर ले गया जहां पर वह पहुंचा था। अमेरिगो ने कोलंबस से कहा, यह भारत नहीं है, ये एक नया स्थान है, ये एक नई दुनिया है। क्या बोला? एक नई दुनिया है। इसीलिए इस नई दुनिया का नाम अमेरिगो के नाम पर अमेरिका रखा गया। लेकिन खोज करने का श्रेय कोलंबस को जाता है और कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 में 1492 में किया। अब इसी क्रम में जैसे जैसे खोजों का क्रम बढ़ता जा रहा था और नए नए स्थानों की खोज हो रही थी, तभी जो है कि वास्को डिगामा, स्पेन के निवासी वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए निकला। स्थल मार्ग से यात्रा करते हुए केप गुड होप पहुंचा और केप गुड होप के रास्ते 90 दिन की यात्रा के बाद अरब सागर में पहुंचा। कितनी दिनों की यात्रा के बाद? 90 दिनों की यात्रा के बाद कहां पहुंचा? अरब सागर पहुंचा। कहां पहुंचा? अरब सागर। तभी एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक से इसकी मुलाकात हो गई। दोनों में कन्वर्सेशन हुआ होगा, लेकिन कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम आई क्योंकि ये इंडियन और ये जो है यूरोपियन था। फिर भी इसके पथ प्रदर्शन में वास्को डिगामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा। प्रेजेंट टाइम में कालीकट कहां पड़ेगा? केरल में। किस तट पर? पश्चिमी तट पर। अब हमें यहां पे ध्यान देना है, कब पहुंचा? 17 मई 1498 को। कहां पहुंचा? कालीकट। कालीकट कहां पड़ेगा? केरल में। पूर्वी तट है या पश्चिमी तट? तो पश्चिमी तट। अब एक पॉइंट यहां पे एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो बनता है, उस समय कालीकट का शासक कौन था? जमोरिन। कालीकट का शासक जमोरिन था। जमोरिन एक हिंदू शासक था। उसने वास्को डिगामा का जबरदस्त स्वागत किया, क्योंकि हमारी जो परंपरा है, जो मेहमान हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अब यहीं पे एक सबसे महत्वपूर्ण और जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि जिस समय वास्को डिगामा भारत आया उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान था? तो अब इस बात को जानने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत का भी पॉइंट चाहिए, क्योंकि ऐसे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं जो
फैक्ट बेस होते हुए भी हमें संपूर्ण ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप पूरी चीजों को जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। तो अगर हम सल्तनत काल को याद करने की एक बात करें तो उसको इस प्रकार याद कर सकते हो, गुलाब खिले तो सांस लो। अब लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिटी में हिस्ट्री क्यों आ गया। तो उस समय की जो पॉलिटी है, उस समय की जो राज व्यवस्था है, वही आज का इतिहास है, वो आज के लिए इतिहास है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और लोधी वंश का जो समय है अब लोधी वंश का जो समय है 1414 से लेके 1526 तक। अब इसी में एक शासक हुआ बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का समय है 1489 से लेके 1517। 1489 से लेके 1517। चौदह सौ 98 में वास्को डिगामा भारत आया। तो उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान था? सिकंदर लोदी। जिस समय वास्को डिगामा भारत आया उस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान था? सिकंदर लोदी। अब खोजों का क्रम इसी प्रकार जारी रहा और 1500 आते आते अन्य आने वाले यूरोपियों का भी क्रम बढ़ा और इसी क्रम में यह देखा गया कि 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया। 1502 में वास्को डिगामा फिर भारत आया और इसी क्रम में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका और आगे बढ़ते जाए तो डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। अब हमें विशेषकर जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में एलिजाबेथ प्रथम ने किया और जिस समय स्थापित किया उस समय 217 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल थे। इन्हें पूर्व में व्यापार करने के लिए परमिशन दी गई। इसी समय अकबर के नाम एक पत्र लिखा गया और पत्र का नाम था फ्रेंड, मित्र, और पत्र की भाषा थी फारसी। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय कितने लोग शामिल थे? 217 लोग। और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत की शासन व्यवस्था किसके हाथों में थी? अकबर के हाथों में। तो अब परमिशन लेने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अकबर के नाम एक पत्र लिखा। पत्र का नाम था मित्र, फ्रेंड। और इस फ्रेंड की, ये जो फ्रेंड लेटर है इसकी लैंग्वेज क्या थी? फारसी। फारसी में क्यों लिखा गया? फारसी में इसलिए लिखा गया क्योंकि मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो आता है कि मुगलों की राज की भाषा क्या थी? फारसी। पत्र तैयार हो गया और इस पत्र को भारत लेकर
किस व्यक्ति को भेजा जाए, ये कार्य खोजा गया और ये देखा गया हम ऐसे व्यक्ति को भेजें जो अंग्रेजी भी जानता हो और फारसी भी जानता हो। तभी एक व्यक्ति सामने आए, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस फ्रेंड नामक पत्र को लेकर हेक्टर नामक जहाज से, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, किस जहाज से आए? हेक्टर नामक जहाज से भारत आए। और कब आए? 1608 में। और इनका जहाज कहां पहुंचा? सूरत। सूरत एक स्थान है जो गुजरात राज्य में पड़ता है और एक डॉकयार्ड भी है, बंदरगाह भी है। जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गया विलियम हॉकिंस, लेकिन उस समय जहांगीर से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि जहांगीर अजमेर में था। जहांगीर कहां था? अजमेर में। विलियम हॉकिंस आगरा में जहांगीर के वापस आने का इंतजार करता रहा। जब आगरा में इंतजार करता रहा तो वहां की कुछ तौर तरीके सीख गया और जिनमें सबसे चर्चित तौर तरीका है सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। अब यहीं पे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बनता है कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने किया? बलबन। जब जहांगीर आगरा वापस आया, विलियम हॉकिंस उससे मिलने गया तो लेटकर एकदम दंडवत प्रणाम किया। इस दृश्य को देखकर जहांगीर बहुत खुश हुआ कि एक नया आदमी हमसे मिल रहा है और हमारे तौर तरीकों से मिल रहा है। जहांगीर बहुत खुश हुआ। किससे खुश हो गया? विलियम हॉकिंस से। और जब ये खुश हो गया तो उन्हें कुछ तोहफा दिया। तोहफा ये दिया कि 400 मनसबदार। मनसबदार एक पद या ओहदा, जैसे आज आईएएस, पीसीएस, क्लर्क, पीओ, उसी प्रकार का ये ओहदा है मनसबदार। मनसबदार प्रणाली की शुरुआत अकबर ने किया था। विलियम हॉकिंस का यहां पर विवाह भी करवा दिया। विलियम हॉकिंस काफी समय तक आगरा में रहा, उसके बाद ये वापस चला गया। तो जो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि विलियम हॉकिंस किसके समय में भारत आया? तो जहांगीर के समय में। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई? अकबर के समय में। पत्र किसके नाम था? अकबर के नाम। क्योंकि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो है कि मुगल शासक अकबर था, लेकिन हुआ यह कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और शासक जहांगीर बना। तब जब 1608 में विलियम हॉकिंस पत्र लेके आया तो शासक कौन था? जहांगीर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस समय हुई उस समय मुगल शासक अकबर था, लेकिन जब जहांगीर
के समय में पत्र लाया, जब विलियम हॉकिंस पत्र लाया तो उस समय मुगल शासक जहांगीर था। 1615 में सर टॉमस रो आया। पत्र का नाम था परफेक्ट। पत्र की भाषा फारसी। कहां पे पहुंचा? सूरत, और सूरत से कहां गया? आगरा। अब एक पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है कि जितने भी यूरोपियन लोग आ रहे हैं या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आ रहे हैं वो आगरा क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मुगलों की राजधानी आगरा थी। आगरा में सर टॉमस रो काफी समय तक रुका, क्योंकि विलियम हॉकिंस इस समय भी आगरा में था। सॉरी, जहांगीर इस समय अजमेर में था। सर टॉमस रो काफी समय तक आगरा में इंतजार करता रहा, और जब जहांगीर लंबे समय से वापस नहीं आया तभी सर टॉमस रो अजमेर गया। कहां पे गया? अजमेर गया। तो विलियम सर टॉमस रो, जो सर टॉमस रो है, उसकी मुलाकात जहांगीर से कहां पे हुई? तो अजमेर के किले में। यह क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आपको ध्यान देना है, विलियम हॉकिंस जहांगीर से कहां पे मिला? आगरा में। लेकिन सर टॉमस रो जहांगीर से कहां पर मिला? अजमेर के किले में। काफी समय तक ये भारत में रहा और इन्हें व्यापार करने की परमिशन मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के लिए हुई थी, और यह भारत में व्यापार करने के साथ ही साथ व्यवस्था भी देखने के लिए कुछ लोगों की एक संस्थाएं स्थापित की गई। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक जो कारखाना स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया मछलीपट्टनम में, लेकिन फेल हो गया। तभी 1613 में दूसरा कारखाना सूरत में स्थापित किया गया। तो यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया। तो आपको विकल्प में ध्यान देना है कि अगर मछलीपट्टनम दे रहा है तो सही मछलीपट्टनम होगा, लेकिन अगर विकल्प में मछलीपट्टनम नहीं है, सूरत है, तो जो है ऐसी स्थिति में आपका विकल्प सूरत सही होगा। इसी क्रम में आप बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई, लेकिन धीरे धीरे यहां के राजाओं और नवाबों को अपने साथ मिलाकर उन्हें पराजित करके छल बल के द्वारा उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, जिनमें अंग्रेज गवर्नर जनरलों के द्वारा अनेक पॉलिसियां लाई गईं। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि जब तक औरंगजेब था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सिर्फ व्यापारी की तरह ही कार्य करते रहे। क्योंकि एक पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है, एक जजिया कर होता है। क्या होता है भाई? जजिया कर। जजिया कर की बात आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो यहां से भी जो है कि हिस्ट्री में काफी क्वेश्चन बनते हैं। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक धार्मिक कर है। जजिया कर क्या है? एक धार्मिक कर है। जजिया कर की शुरुआत भारत में सबसे पहले
प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के द्वारा लगाया गया था। और जजिया कर उन लोगों से लिया जाता था जो गैर मुस्लिम थे। जजिया कर अकबर के समय में समाप्त कर दिया गया, लेकिन औरंगजेब ने फिर शुरू कर दिया, गैर मुस्लिमों पर लागू किया और साथ ही साथ अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि जो यूरोपियन कंपनियां हैं उन कंपनियों में से किस पर जजिया कर लगाया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पर। और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तब अंग्रेजों को एक महत्वपूर्ण शासक से निषाद मिल गया और छोटे छोटे शासकों को कंट्रोल करने में भी उनको आसानी हो गई, जिस वजह से इन लोगों ने व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी कंट्रोल करने में अपना महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी क्रम में आप देखेंगे तो ये लोग व्यापार करने के साथ साथ बंगाल की ओर बढ़े, और जब बंगाल की ओर बढ़े तो वहां पर व्यापार करना शुरू किया। बंगाल में इन लोगों ने एक किले का निर्माण करना शुरू किया और उस समय वहां का शासक था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों से कहा कि आप किले का निर्माण मत करिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। और जब ये नहीं माने तो जो है तो किले पर सिराजुद्दौला के सैनिकों ने अटैक कर दिया, और अटैक करने के दौरान 123 लोग पकड़े गए और इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। यह घटना है 20 जून 1756 की। और जब अगले दिन 21 जून 1756 को यह कमरा खोला गया तो इस कमरे में मात्र 23 लोग जीवित बचे। जिस समय ये घटना हुई उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल में प्रमुख था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने जो है कि सिराजुद्दौला से बदला लेना चाहा, और उसके लिए उसने ये सोचा कि इनके दरबार में, इनके साम्राज्य में कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो पद और पैसों की लालच के लिए इनके साथ विश्वासघात कर सकता है। तभी खोजने पर मिले मीर जाफर। कौन मिला भाई? मीर जाफर। मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव ने अपनी तरफ मिला लिया और एक युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तेईस जून 1757। प्लासी का युद्ध
ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया और सिराजुद्दौला की तरफ से नेतृत्व मीर जाफर ने किया। वही मीर जाफर जो लॉर्ड क्लाइव से समझौता कर चुके थे और इसका परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, सिराजुद्दौला पराजित हो गया। सिराजुद्दौला पराजित हो गया, तभी सिराजुद्दौला बिहार की ओर भागा। तभी मीर जाफर के पुत्र मीरन ने धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया। इस प्रकार सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है और बंगाल का नवाब बन जाता है मीर जाफर। मीर जाफर नाम मात्र का शासक हुआ, क्योंकि जो भी कार्य था, जो भी डिसीजन लेने के काम थे, वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा संपन्न किए जाते थे। इसीलिए मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। जब मीर जाफर की धन दौलत समाप्त हो गई तो अंग्रेजों के द्वारा इनको परेशान किए जाने लगा। तभी मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम को लॉर्ड क्लाइव के पास भेजा ताकि इस समस्या का निराकरण करवाया जाए। लॉर्ड क्लाइव ने मीर कासिम से यह कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो, कहिए तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देते हैं। इस प्रकार दामाद ने मीर जाफर के साथ धोखा करके बंगाल का स्वयं नवाब बन गया। मीर कासिम बहुत चालाक था। गद्दी पर बैठने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया। अब याद रखना है कि मुर्शिदाबाद कहां पे था उस समय, बंगाल में, और मुंगेर बिहार में। और मुंगेर आने के बाद उसने एक कारखाना लगवाया जहां पे बंदूक वगैरह का निर्माण हो सके, क्योंकि यह प्लान बना रहा था कि लॉर्ड क्लाइव के खिलाफ एक विद्रोह किया जाए। जब यह जानकारी धीरे धीरे लॉर्ड क्लाइव को हो गई तो उसने कई अटैक मीर कासिम पर किया और मीर कासिम मुंगेर छोड़कर भाग गया अवध। मीर कासिम कहां चला गया, अवध। अब एक नई कहानी स्टार्ट होती है मीर कासिम के साथ। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बेटा आपको दो चीजें ध्यान रखना है, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। और सुजाउद्दौला की दोस्ती थी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। इस प्रकार आप देखेंगे सुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम एक ग्रुप बन गया, और जो दूसरा ग्रुप था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ बक्सर, अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 किसके किसके बीच, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच
और दूसरा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया। किसने किया? कैप्टन मुनरो। बेटा आपको दो चीजें ध्यान देना है। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया, लेकिन बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? कैप्टन मुनरो ने किया। और हुआ ये कि इस युद्ध में शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की हार हो गई। युद्ध हो ही रहा था, तभी मीर कासिम युद्ध स्थल को छोड़कर भाग गया और इसकी डेड बॉडी 1777 में दिल्ली में पाई गई। कहां पाई गई? दिल्ली में पाई गई। इसीलिए मीर कासिम को भगेड़ू नवाब कहा जाता है। मीर कासिम को क्या बोला जाता है? भगेड़ू नवाब। लॉर्ड क्लाइव का गीदड़ मीर जाफर को। टेक्निकल टीम, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियां हुई। इलाहाबाद की दो संधियां हुई हैं, पहली संधि और दूसरी संधि। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि है वो हुई है 12 अगस्त 1765 को। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? लॉर्ड क्लाइव। इस संधि में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय अब एक प्रकार से पेंशनर शासक हो गया था। पेंशनर शासक का मतलब इसको अब पेंशन मिलेगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा और इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक धन प्राप्त होगा। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 16 अगस्त 1765। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड क्लाइव और इधर जो है एक चेहरा बदल जाएगा और आ जाएंगे अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला अवध, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। लॉर्ड क्लाइव ने शुजाउद्दौला पे 50 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा दिया। कितने की पेनाल्टी लगाया? 50 लाख की। उस समय शुजाउद्दौला के पास इतना धन था ही नहीं, इसीलिए उन्होंने 25 लाख मुक्त राशि में दे दिया और 5-5 लाख किस्तों में दिया था।
देखिए ये जो घटना है ये 1765 की है और उस समय शुजाउद्दौला के पास इतना था ही नहीं कि 50 लाख रुपए दे पाए। तब उन्होंने 25 लाख एक मुक्त राशि में दे दिया और 5-5 लाख 5 किस्तों में दिया। इस बात का अगर हमें आकलन करना है पैसे का महत्व कितना था, तो 1868 में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने 2 चीजों की चर्चा की, वेल्थ डिवाइन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत किस किताब में दिया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया। और यहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किया और प्रति व्यक्ति आय उस समय मात्र 20 रुपए वार्षिक था। तो इसी से आप आकलन लगा सकते हैं कि जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए वार्षिक थी और डिमांड शुजाउद्दौला से कितनी की गई थी, 50 लाख रुपए। तो इस तरीके से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में रेवेन्यू कलेक्शन का राइट्स मिल गया। साथ ही साथ मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनर हो गए। शुजाउद्दौला पे पेनाल्टी लगा दी गई। इस प्रकार बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर भारत में मजबूती से जकड़ गए थे। उन्होंने धीरे धीरे पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया। लेकिन साथ ही साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर थे, अधिकारी थे, ऑफिसर, उन्होंने अपना व्यक्तिगत व्यापार करना, साथ ही साथ उपहार लेने का भी कार्य करते थे, जिसकी वजह से काफी करप्शन हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे घाटे पे जाने लगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि टैक्स वगैरह देना पड़ता था, क्योंकि मुंबई के बदले में 10 लाख पाउंड रेंट पे देना पड़ता था। अब ये रेंट की बात भी देख लीजिए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में चली गई तो उन्होंने एक पत्र लिखा इंग्लैंड की पार्लियामेंट को। पत्र में लिखा कि जो हम आपको धन देते हैं वो माफ कर दिया जाए और हमें कुछ आर्थिक सहायता की जाए। इस चीज की जानकारी करने के लिए पार्लियामेंट ने एक सीक्रेट कमेटी बनाया और जिसमें 31 मेंबर थे और इस समिति के अध्यक्ष थे जनरल बारगायन, इसीलिए इसे बारगायन कमेटी कहते हैं। यह कमेटी भारत आई। भारत आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इकोनॉमिकल स्टडी किया और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में दे दिया और रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव दिया कि हमें 15 लाख पाउंड धन देना है और इस 15 लाख पाउंड में 4% का ब्याज लेना है। जब ये सुझाव दे दिया तो पार्लियामेंट ने डिस्कशन किया
कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी थी, धीरे धीरे किन्हीं कारणों से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और आज उसे धन लेने की जरूरत पड़ रही है। अगर हम धन देते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग धन वापस करें। तो ये बात करने के लिए फिर से जनरल बारगायन को जो है कि पार्लियामेंट में बुलाया गया और कहा गया कि आप गारंटर बन जाइए। तो इस जनरल बारगायन ने कहा कि मेरा काम था सुझाव देना और मैंने सुझाव दे दिया, अब आप क्या करना चाहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ये निर्णय करने का काम पार्लियामेंट का है। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, उनके नेतृत्व में डिस्कशन हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए क्या किया जाए। तो लॉन्ग डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकल के आया कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाने होंगे। जहां पर यह निकल के आता है कि हमें कुछ नियम कानून बनाने होंगे, और जो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लिखित दस्तावेज आया उसे कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इसी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना था। तो अब हम लोग देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज ये पहली क्लास है, इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां भी हो, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन क्लास किए ही हैं तो देख रहे होंगे कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। ये पहली क्लास की वजह से जो कमियां हो रही हैं उनको सुझाव दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग मूल मंत्रा क्लासेस।